नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां पर जनता के लिए और जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद हैं। आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए एक पत्रकार के तौर पर, जब समाज में लोग आपको जानते हों और आप लीगल हेल्पलाइन सरीखा एक उम्दा शो होस्ट कर रहे हों, तो लोग आपसे उम्मीदें रखते हैं कि कानूनन इंसाफ पाने में आप उनके लिए बेहद मददगार साबित हो सकते हैं। और बेहद आम शिकायत जो कानों में पड़ती है वो ये कि पुलिस स्टेशन में उनकी बात सुनी नहीं गई, उनकी समस्या को सही तरीके से सुलझाया नहीं गया, या फिर ये कि पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से ही इनकार कर दिया। और रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग देखते भी हैं कि अपने साथ हुई नाइंसाफी की रिपोर्ट दर्ज कराने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसका सबसे बड़ा कारण जो सामने आता है वो ये कि कानून के बारे में सही और सटीक जानकारी का ना होना। आज हम चेक बाउंस की बात करेंगे, क्योंकि रोजाना हम एक नए विषय के साथ आते हैं और इस विषय पर आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि चेक बाउंस संबंधी कानूनी प्रावधान क्या कुछ हैं। एक बार फिर सवाल हम अपने दर्शकों के लिए दोहराते हैं कि चेक बाउंस संबंधी क्या है कानूनी प्रावधान, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि कानूनन हमें क्या कुछ अधिकार हासिल है। अगर आपकी भी कोई समस्या इससे रिलेटेड है या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या को लेकर आप उलझन में हैं, आपको कोई रास्ता सूझ नहीं रहा, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपके निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। आप हमें कॉल करके अपना सवाल कर सकते हैं और उसका वाजिब जवाब भी हमसे पा सकते हैं। जहाँ तो आज जो हमारा सवाल है वो चेक बाउंस संबंधी कि आखिर क्या है कानूनी प्रावधान, और हमारे साथ बेहद खास मेहमान सुनील कुमार वर्मा जी जुड़े हैं। आप अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। सुनील जी, बहुत स्वागत है। सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि चेक बाउंस संबंधी कानूनी अधिकार हमें क्या कुछ हासिल है, कानून क्या कुछ कहता है? सुनील चेक से संबंधित कानूनी जो प्रावधान है वो ये है कि अगर किसी ने आपको चेक इशू किया है, ठीक है, इन द डिस्चार्ज ऑफ लीगल लाइबिलिटी, मतलब आपका कोई डेट है, कोई लाइबिलिटी है उसके ऊपर और चेक इशू किया है जी, और अगर वो चेक ऑनर नहीं होता है, अगर वो चेक बाउंस हो जाता है, डिजॉनर हो जाता है, ठीक है, तो कानून में आपको प्रावधान दिया गया है जी कि आप उसका उपयोग कर करके उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपका चेक का जो अमाउंट है वो आपको हासिल हो सके। जो व्यक्ति आपको चेक डिजॉनर करवाया है उसको कानून के तहत जो सजा मुकर्रर की गई है वो सजा उसको दी जा सके। चलिए, बिल्कुल इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पहले कॉलर हमारे साथ देश की राजधानी दिल्ली से ही हैं, संजय जी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। सवाल कीजिए। संजय जी, अगर आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो अपना सवाल कीजिए। हाँ जी, तो मैं बिहार का रहने वाला हूँ जी। हाँ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मेरा कुछ लोग घर तोड़ दिए हैं जी, और पुलिस के पास गए, एसपी के पास भी गए, कोई। चलिए ठीक है संजय जी, जहां तक आपका सवाल हम समझ पा रहे हैं कि आपकी मकान संबंधी जो समस्या है, सुनील जी, कि कुछ लोगों ने घर तोड़ दिया है, कहीं पर सुनवाई नहीं हो रही, तो कानूनन क्या कुछ इन्हें अधिकार है, क्या वो रास्ता अपना सकते हैं? हाँ, कानूनन इनको जो अधिकार मिला हुआ है कि पहले तो है कि पुलिस स्टेशन में जाकर करके रिपोर्ट दर्ज कराना। इन्होंने कहा कि शायद ये अप्रोच किए हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वैसी स्थिति में आपके पास कानून के दरवाजे बंद नहीं है, आप कोर्ट में जाकर के प्राइवेट कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक, और कोर्ट से डायरेक्शन मिल सकती है पुलिस को उस पर एफआईआर लॉन्च करने के लिए। तो सीधे आप कोर्ट में जा सकते हैं, आप अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं,
खुद जा सकते हैं, एडवोकेट के थ्रू जा सकते हैं, कैसे भी। और जो आप वहाँ पर लापरवाही अगर बरती जिन अधिकारियों ने, जिन पुलिसकर्मियों ने अगर रिपोर्ट नहीं दर्ज की है, जो फरियाद नहीं सुनी जा रही है, उनके खिलाफ भी लीगल एक्शन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप अगर ऐसा कंप्लेंट लॉन्च कराएंगे तो पुलिस कोर्ट जो है उस पर भी एक्शन डायरेक्शन दे सकती है। एक और कॉलर हमारे साथ एसके सलील साहब जुड़ गए हैं, आप उड़ीसा से हैं। सलील साहब, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। जी जी जी, हमारा सवाल है। हेलो जी। हेलो, हमारा कहना है एक मतलब तालाब का साइड में इतना बड़ा जमीन है, उसमें मैं घर बनाया हूँ। ये उसका अंदर घर बनाया हूँ तो आम आदमी लोग का मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, जो हमारा हिस्सादार है जी। तो उसके लिए हमारा जमीन और कहीं नहीं है। तो मैं मेरे को केस, मेरा नाम पे वो केस दर्ज किया है। तो इसलिए क्या होने से क्या होगा, इसलिए आपको फोन किया। सुनील जी, आप सवाल समझ उनका पाए? सवाल तो मैं समझ नहीं पाया, वो क्या पूछना चाह रहे हैं। एसके सलील साहब, आप सीधा सीधा अपना सवाल रखें कि क्या प्रॉब्लम है और आप क्या निष्कर्ष उसका चाहते हैं, क्या जानना चाहते हमारा हैं? प्रॉब्लम यही है, जो हम एक तालाब के अंदर घर बना लिया जी। उसमें जमीन मैंने ऐसा भरा हुआ था, तो उसमें घर बनाया तो वो हमारा जो अंशदार है, हमारा जो उसमें हिस्सेदार जो है, तो लोग बोल रहा है कि इसमें ये तालाब है, इसमें घर बनाना नहीं सकोगे। उसको हमारा केस दर्ज किया है वो लोग हमारा। ठीक है सर। सुनील जी। हाँ, मैं समझा उनकी बात को जी। ये बता रहे हैं कि तालाब में घर बनाए। ये तालाब जो है ये सरकारी संपत्ति है, सरकारी जमीन होगी, ठीक है ना, वो आम जमीन होगी। तो आम जमीन में कोई प्राइवेट आदमी अगर उसको कुछ भी कर लेगा तो वो तो गैर कानूनी है, वो गलत है। तो इसलिए उन पे एक्शन लिया गया होगा, ठीक है। आप वहीं पे अपना घर बना सकते हैं, कहीं बना सकते हैं जहां जिस जमीन पे आपका मालिकाना हक है। जब आपका वहां पे हक नहीं है, वो सरकारी संपत्ति है, यानी ये अवैध निर्माण की श्रेणी में अवैध आता है निर्माण और की श्रेणी में, कानूनन इसलिए इस पर आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप इस पर कोई नहीं है। क्लेम कर सकें। हाँ। एक और दर्शक नोएडा से संजीव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। जानकारी चाह रहा था कि मेरा एक नाम पे बैनामा है, उसमें नाम जो है मेरा संजीव की जगह संजय लिखा हुआ है, तो उसमें जो है क्या करना होगा मुझे? सर, वो चेंज नहीं हो पा रहा है सर। मैंने जो है जानकारी दी थी तो उसके लिए मना कर देते हैं कि चेंज अब नहीं हो सकता, टाइम ज्यादा हो गया है, ऐसा कुछ। सुनील जी, कानून क्या कुछ प्रावधान इस तरह का देता है? क्लियरिकल मिस्टेक है? इनका सवाल क्या था सर? सवाल इनका था, जो बैनामा इनकी जमीन का हुआ था, जो प्रॉपर्टी का बैनामा हुआ, उसमें नाम में थोड़ा गड़बड़ी हुई है, उसके लिए रेक्टिफिकेशन का प्रोविजन है, ठीक है ना। वो हिंदी में उसको तितम्मा बोलते हैं जी। और रेक्टिफिकेशन है। रेक्टिफिकेशन डिड जो है वो द्वारा तैयार कर करके उसको रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ओरिजिनल डिड में अगर कहीं कोई त्रुटि रह जाती है, किसी तरह कोई डिफेक्ट रह जाता है, तो उसको रेक्टिफिकेशन डिड के थ्रू उसको सही किया जा सकता है। जैसा इनका एक सवाल इसमें यह भी था कि उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही, उन्होंने कई बार प्रयास किया कि भाई इस तरह की त्रुटि है तो कोई हेल्प नहीं, तो रजिस्ट्रार के यहाँ वो जा करके वो देंगे, रेक्टिफिकेशन डिड वहाँ पर उनका रजिस्टर होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं संजीव जी, आपको जो रास्ता बताया सुनील कुमार वर्मा जी ने, अगर आप उस रास्ते पर चलते हैं तो आपको निश्चित तौर पर कानूनी सहायता जरूर मिलेगी। हम अपने दर्शकों से भी अपील कर रहे हैं कि अगर आपके जहन में किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या को लेकर कोई सवाल है तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हमारे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आपके जहन में किसी भी तरह का सवाल है कानूनी समस्या से जुड़ा हुआ तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अमन, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप गाजीपुर से हैं। अमन, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। जी, अक्सर ये होता है कि हम लोग थाने जाते हैं तो हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है, तो मैं इसके लिए जानना चाहता हूँ कि प्रोसेस क्या होती है, इसके बाद ऊपर से ऊपर सीढ़ियाँ क्या होती है, इस चीज के बारे में हमको जानकारी चाहिए। सुनील जी। हाँ भाई, जो पहले सवाल जो शुरू में आया था कि आप थाने में जाते हैं, आपका रिपोर्ट लॉन्च नहीं होता है, तो आप सीधे कोर्ट में जाइए उसके बाद, ठीक है। वो प्राइवेट कंप्लेंट का प्रोविजन है सीआरपीसी में, सेक्शन 200 में। एक परेशानी एक शिकायतकर्ता को तब भी आती है कि काफ़ी लंबा खिंच जाता है मैटर, सुनवाई जल्द नहीं हो पाती है, और दूसरा एक सवाल ये भी उन लोगों के जहन में उठता है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसना पड़ेगा, पुलिस अधिकारी सुनवाई नहीं करते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं।
कहीं ना कहीं ये प्रोसेस लंबा होता है। कितने वक्त में सुनवाई हो सकती है अगर कोर्ट के थ्रू अगर एफआईआर दर्ज देखिए, कराना चाहते हैं? समय सीमा कुछ नहीं है। आज समय इसलिए लगता है कि कोर्ट के पास भी बहुत सारे केसेस हैं, जी। ठीक है। तो बहुत सारे केसेज हैं, हर केस को समय देना होता है, जिस वजह से एक केस का दूसरा नंबर आने में लंबा समय लगता है, ठीक है। सारा कोर्ट ओवरबर्डन्ड है नीचे। फौरी तौर पर राहत मिले उसको लेकर क्या? नहीं, फौरी तौर पे राहत केस टू केस डिपेंड करता है। अगर केस कुछ ऐसा इमरजेंट नेचर का है जिसमें तुरंत रिलीफ चाहिए तो कोर्ट इस चीज को इंटरटेन करती है, समझती है, ठीक है। और जहां तुरंत रिलीफ की जरूरत होती है वहां तुरंत रिलीफ कोर्ट देती है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो दर्शक जो हमारे दर्शक का सवाल था, उम्मीद करते हैं कि उन्हें वाजिब जवाब मिला होगा। हालांकि इस बात में भी कोई शक नहीं कि थोड़ी लंबी प्रक्रिया है, लेकिन कानून आपको अधिकार देता है कि अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है, तो आप कानून का सहारा ले सकते हैं, माननीय अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुंबई से दुष्यंत जी अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुष्यंत जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। दुष्यंत जी, आवाज मिल पा रही है? चले, शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अगर आपके जहन में भी कोई जिज्ञासा है, किसी भी तरह की कानूनी पेचीदगी के चलते आप परेशान हैं, कोई रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा है, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। आप हमारे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं और अपना सवाल हमसे कर सकते हैं और उसका वाजिब जवाब कि कानून क्या अधिकार देता है, इस पर हमारे साथ सुनील कुमार वर्मा जी आपके सवालों का जवाब देने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ। अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या आपके जहन में है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फोन लाइन्स लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं और आज जो विषय हम लेकर आए हैं वो विषय चेक बाउंस से जुड़ा हुआ, चेक डिसऑनर से जुड़ा हुआ है कि आखिर कानून हमें क्या कुछ अधिकार देता है। सर, जो प्रक्रिया की हम बात कर रहे थे, बात भी अपनी पूरी कीजिए कि अगर चेक बाउंस हो जाता है तो क्या अधिकार कानून हमें दे रहा है? हाँ, अगर चेक बाउंस होता है, पहले हाँ, जो चेक बाउंस होता है अगर, तो आपको ये देखना है कि चेक किस वजह से बाउंस हुआ है। कानून में प्रावधान है कि अगर किसी ने चेक आपके नाम से दिया, इशू किया, और उसने अपने अकाउंट में जिससे उसने चेक दिया है वो इनसफिशिएंट फंड है, या जितना अरेंजमेंट है वहाँ से अमाउंट विड्रॉ करने का उससे ज़्यादा का चेक है, या अगर वो पेमेंट को विथहोल्ड कराता है जी, तो वैसी स्थिति में आप उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं। लेकिन एक्शन लेने के पहले है कि स्ट्रेट अवे आप केस फाइल करने का नहीं है। इसमें आपको पहले जो है अगर चेक आपका बाउंस होता है तो जो इन्फॉर्मेशन आती है बैंक से, आपको इंटीमेशन आता है बैंक से कि आपका चेक बाउंस हुआ है जी, उसके 30 डेज के अंदर जो है आपको लीगल नोटिस, एक नोटिस देना होता है, डिमांड नोटिस, कि आपने जो चेक दिया था, ठीक है ना, वो डिजॉनर हो गया है, बाउंस हो गया है, ठीक है, तो आप जो है इसके बराबर का जो अमाउंट है आप हमें पे करें। जो भी टाइम पीरियड आप देते हैं कि इतने दिनों में पे करें। जी। अगर 15 डेज के अंदर जो रिसीट आपका रिसीव होता है, आपका नोटिस, डिमांड नोटिस उसको रिसीव होता है, उसके 15 डेज के अंदर अगर वो रिप्लाई उसका नहीं आता है या आपने जो डिमांड किया है उसका फुलफिलमेंट नहीं होता है, ठीक है, तो उस दिन से आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है कंप्लेंट फाइल करने का। उसके बिल्कुल बिल्कुल, उसके हम एक अपने महीने दर्शकों के को ये अंदर भी- में ये जो भी है समझाएंगे 30 कि दिन के आखिर, अंदर, जैसा आपने बताया कि 30 दिन के भीतर कम से कम एक नोटिस भेजना होता है और उसके बाद जो प्रक्रिया होती है। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ गए हैं, हेमंत हमारे साथ जुड़े हैं, आप जयपुर राजस्थान से हैं। हेमंत जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल है, सवाल कीजिए। हेमंत जी, आवाज मिल पा रही? चलिए, शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो अपनी समस्याओं को हमारे सामने रख रहे हैं और हम लगातार इस बात को लेकर प्रयास कर रहे हैं कि जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके सवालों का वाजिब जो जवाब है वो उन तक पहुंचे कि क्या कानूनी रास्ता वो अख्तियार कर सकते हैं ताकि उनकी जो पेचीदगियां हैं, जो परेशानी है, वो उनकी दूर हो पाए। शशिकांत जी अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशिकांत जी, बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। शशिकांत जी, अपना सवाल कीजिए। चले,
शायद आवाज़ ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन शशिकांत जी आपका नंबर हम तक ज़रूर पहुंच चुका है और जो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स की टीम है वो आपके जो सवाल होंगे उन पर उचित आपको राय परामर्श ज़रूर देगी। सुनील जी, जो हम लगातार ये चर्चा कर रहे हैं, आपने कहा कि 30 दिन के भीतर कम से कम एक नोटिस देना एक डिमांड होता है नोटिस देना और उसके होता बाद अगर उसके बावजूद अगर जो चेक बाउंस की रकम है वो नहीं दी जाती तय तारीख में, तो उसके बाद की प्रक्रिया क्या कुछ है? हाँ, अगर वो आपका नोटिस रिसीव उसको हो जाता है, ठीक है, उसके 15 डेज के अंदर अगर वो आपका डिमांड फुलफिल नहीं करते हैं, ठीक है, या रिप्लाई नहीं आता है, आप उसके 30 दिन के अंदर आप कोर्ट में कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हें भी ले लेते हैं। अशफाक मोहम्मद हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। अशफाक साहब, सवाल कीजिए अपना, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, हम विकलांग हैं और पिछले 20 सालों से अपने हक के लिए लड़ रहे हैं जी। और एमसीडी के अंदर इतनी करप्शन है, उसके बारे में हमने विजिलेंस से लेके सीबीआई से लेके जितनी संस्था है बड़ी से बड़ी सबको लिखा, मगर हमारी सुनवाई कहीं नहीं हुई। सुनील जी, नहीं, ये आज विकलांग तक है, लेकिन कोई उन्होंने न्याय नहीं मिला, तो हमें क्या करना चाहिए? इन्होंने बताया नहीं इनकी एक समस्या क्या प्रॉब्लम है। आपको क्या थी, किस तरह की समस्या दिक्कत क्या है? आपको आ रही थी? हम ये विकलांगों अपने विकलांग हक के लिए लड़ रहे हैं, जो जी। हमें बूथ अलॉटमेंट होते हैं, हम्म ये बूथ ना देकर दूसरे लोगों को दिए जा रहे हैं। सुनील जी, इसका सीधा सा है, कोर्ट का रास्ता है, कोर्ट का दरवाजा आपके पास है। अगर आप डिजर्व करते हैं, आप इंटाइटल्ड हैं, तो आप अगर एमसीडी से, सरकार से आपका कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो आप सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, वहां से आपको रिलीफ जरूर मिलेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि अशफाक साहब आप माननीय अदालत का सहारा ले सकते हैं, उनका दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। सर, जो हम प्रक्रिया की बात कर रहे थे चेक बाउंस मसले को लेकर, उस पर आगे अपनी बात भी पूरी कीजिए। साथ ही कितने वक्त में जो रकम है, अगर इस तरह की चेक बाउंस हो जाती है, रकम वापस नहीं मिल पाती है, तो कितने वक्त में रिफंड का प्रावधान है? नहीं, ऐसा कोई रिफंड का प्रावधान, कोई समय सीमा कुछ ऐसी नहीं है। वो मैंने बताया पहले ही कि जो कोर्ट की प्रक्रिया होती है, जो समय होता है, वो समय लगता है, ठीक है। वो कोर्ट जब कोर्ट डिसाइड करेगा, उसमें 3 तरह का सजा का प्रावधान है उसमें। जी। पहला तो एक है कि वो 2 साल की सजा का प्रावधान है। जी जी जी। कि अगर गिल्टी कोर्ट उसको होल्ड करता है कि हाँ उसने चेक इशू किया था, ठीक है, इन द डिस्चार्ज ऑफ डेट और लायबिलिटी, ठीक है, लेकिन उसका वो ऑनर नहीं किया, तो कोर्ट उसके गिल्टी पाने पे, दोषी पाने पे 2 साल की सजा दे सकती है, या जो चेक अमाउंट है, जो लायबिलिटी का अमाउंट है, ठीक है, उसका डबल अमाउंट देने का डायरेक्शन दे सकती है, या दोनों सजा दे सकती है। जी। लेकिन ये पूरा कोर्ट में कितना समय लगेगा, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, एक कोई और समय कॉलर सीमा चांद नहीं है कुमार जी इसके हमारे लिए। साथ हरदोई से जुड़ गए हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं। चांद कुमार जी, सवाल कीजिए अपना, बहुत स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार। सर, ऐसा मेरा मेंटेनेंस का मुकदमा था सर, उसमें हमारे ऊपर जो गुजारा बन गया था 500 रुपये महीना। और सर उसमें जो है उस औरत ने दूसरी शादी करनी 2001 में सर। सर, एक बार सवाल अपना फिर से दोहराएं। सवाल नहीं समझा इनका। आवाज चांद नहीं कुमार आती। जी, अपना सवाल सीधा सीधा आप रखें, क्या समस्या है? सर अच्छा जो है, अगर कोई शादीशुदा औरत है जी। सर, और वो जो है दूसरी शादी कोर्ट मैरिज कर लेती है, तो क्या सर वो गुजारा भत्ता लेने के हकदार है? सर, तलाक हुआ? जी, तलाक हुआ? तलाक नहीं हुआ था सर। सुनील जी, नहीं सवाल। सर। इनका सवाल जो मैंने सुना, जी। मैंने सुना उनका ये था कि एक शादीशुदा औरत जो है, वो कोई दूसरी शादी कर लेती है। जी, कोर्ट मैरिज कर लेती हैं। हाँ, तो गुजारा भत्ते की भी उसके बात बाद गुजारा भत्ता मेंटेनेंस जो है उसके लिए हकदार है कि नहीं। पहली बात है कि पहली शादी के सबसिस्टेंस में, पहली शादी जब चल रही है, उसमें तलाक नहीं हुआ, कानूनी तौर पे उसमें तलाक नहीं हुआ है,
दोनों अलग नहीं हुए हैं। तो दूसरी शादी उसकी अवैध है। अब इन्होंने ये बताया नहीं लेकिन उनके नाम से पता चल रहा है कि हिंदू मैरिज एक्ट की ही बात हो रही है जी। ठीक है। तो दूसरी शादी वो अवैध है ठीक है। और जहाँ तक मेंटेनेंस का सवाल है, मेंटेनेंस की प्रक्रिया जो है आपका, अब किस मेंटेनेंस की बात है इन्होंने ये भी नहीं कहा। मेंटेनेंस के लिए बहुत सारा है। एक तो है कि हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 24 के तहत इंटरिम मेंटेनेंस का होता है, उसकी बात हो रही है। एक होता है सेक्शन 125 सीआरपीसी में। सेक्शन 125 सीआरपीसी में जो मेंटेनेंस देने की जो बात होती है, वो अगर किसी ने फाइल किया तो उसमें कोर्ट किसी इशू पे नहीं जाता है, जो प्रावधान है उसके अंदर उसमें सीधा है वो। तो इसमें इसकी भी जांच नहीं होती है कि जिसने ये 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस क्लेम किया है वो वैलिडली मैरिड थी या नहीं थी, उससे ये भी नहीं चेक होता है। तो इनका समस्या क्या था, सेक्शन 24 की बात कर रहे थे या 125 सीआरपीसी की बात कर रहे थे, क्लियर नहीं है। लेकिन फिर भी जो आपने जो फौरी रास्ता, अगर आपने जो बताया है कि अगर तलाक नहीं हुआ है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अगर शादी हुई है तो वो शादी अवैध, शादी ही अवैध है, कानूनी तौर पे वो वॉइड है। वो एक और कॉलर नारायण हमारे साथ है, फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं। नारायण जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल है आपका? सर मेरा 1 साल हो गई है, मैंने एक चेक बाउंस हो गया था जी, हमने पैसे किसी को दिए हुए थे जी, तो वो पैसे 1 साल हो गई सर, अभी तक जो है कोर्ट की तारीख दे बस जो है जी। सुनील वर्मा जी, वही जो हम जिक्र कर रहे थे कि आखिर इतना वक्त लगता है और शायद एक बड़ा तबका यही वजह होता है कि कोर्ट से थोड़ा दूरी बना कर रखता है, वो इन तमाम उलझनों में फंसना नहीं चाहता। इसका तो कोई दूसरा उपाय है नहीं। कानून में थोड़ा सा विलंब तो होता है। काफी वक्त गुजर गया, उसके बावजूद अगर कुछ उस पर निष्कर्ष नहीं निकला है तो उसके ऊपर भी अपील करने के लिए ऐसा इनऑर्डिनेट डिले कोर्ट में भी बहुत ज्यादा नहीं होता है, किसी खास वजह से होता है। और देखिए, कुछ डिले होने की वजह यह भी होती है कि पार्टी लोग भी डिले करते हैं, ठीक है। किसी न किसी वजह से एडजॉर्नमेंट लेते हैं, उसमें आगे की तारीख लेते हैं। कभी एक्यूज साइड से लेते हैं, कभी कंप्लेनेंट साइड से लेते हैं, दोनों साइड से लेते हैं, ठीक है। अगर दोनों एडजॉर्नमेंट ना लें, ठीक है, तो ये जो केस की सुनवाई है और उसका फैसला है जल्दी हो सकता है, ठीक है सर। उसमें ये भी है, हाँ, अगर उनको लग रहा है कि अनावश्यक रूप से डिले हो रहा है, ठीक है ना, तो कोर्ट में रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी वजह से, भाई कि ऐसा है, इसको ये जल्दी किया जाए। और अगर वहाँ से जहाँ ट्रायल कोर्ट में जहाँ चल रहा है, मजिस्ट्रेट कोर्ट में जहाँ चल रहा है, अगर नहीं होता है तो इसकी जल्दी सुनवाई के लिए, स्पीडी सुनवाई के लिए वो हाई कोर्ट से भी डायरेक्शन ले सकते हैं। चलिए, यानी लिमिटेशंस की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अब हम अपने कार्यक्रम के समापन की ओर है और तमाम दर्शक तो हमारे साथ जुड़े हैं। लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं इसमें? किस चीज का लिमिटेशन? चेक बाउंस की, जैसे आपने बताया। नहीं, लिमिटेशन वो टाइम पीरियड, लिमिटेशन टाइम पीरियड की बात हुई, लिमिटेशन टाइम पीरियड की बात हुई कि क्या लिमिटेशन है, मतलब कि कितने समय में कह सकते हैं, वो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया उसके बारे में, ठीक है, कि वो जो कॉज ऑफ एक्शन जहां से अराइज होता है, और कॉज ऑफ एक्शन जो कानून में बताया गया है सेक्शन 138 क्लॉज सी में जी, जो बताया गया है कि आपने जो डिमांड नोटिस किया और डिमांड नोटिस के बाद 15 दिन के जो रिसीव के बाद उसका जो रिसीट हुआ आपका डिमांड नोटिस, उसके 15 डेज के अंदर उन्होंने अगर आपका रिप्लाई नहीं दिया या आपका डिमांड फुलफिल नहीं किया, तो वहां से 30 डेज का टाइम पीरियड होता है कंप्लेंट फाइल करने का। ये लिमिटेशन पीरियड है जी, कि आफ्टर रिसीट ऑफ योर डिमांड नोटिस, आपके डिमांड नोटिस के रिसीव करने के 15 दिन के अंदर आपका फुलफिलमेंट नहीं हुआ, रिप्लाई नहीं हुआ, तो आप वहां से 30 दिन के अंदर आप फाइल कर सकते हैं। ये उसका लिमिटेशन पीरियड है। ये कानूनी प्रावधान है और ये कानून हमें अधिकार देता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुनील कुमार वर्मा जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तमाम दर्शक जो हमारे साथ जुड़े, उनकी जिज्ञासा जो थी, जो कानूनी पेचीदगियाँ थी, उनका आपने वाजिब जवाब भी दिया है। आज हम चेक बाउंस से जुड़े मसले पर बातचीत कर रहे थे कि आखिर क्या कानून हमें अधिकार देता है, और सवालों का बाखूबी जवाब सुनील कुमार वर्मा जी ने दिया है। कल हम फिर एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे, और अगर आपके जहन में भी किसी तरह की कोई कानूनी समस्या चल रही है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। फिलहाल आज हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन एपीएन न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।